जुडिशियल रिव्यू हमारे पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर्स में लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद इसीलिए आप इसे देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू डिटेल में और सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, क्यों, कैसे एग्जिस्टेंस में आया। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली समझने से पहले हम एक बेसिक बैकग्राउंड समझते हैं, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि हर गवर्नमेंट के एक डेमोक्रेटिक मॉडर्न स्टेट में 3 ऑर्गन्स होते हैं। एंड व्हाट आर दीज 3 ऑर्गन्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। These are the 3 important organ of the government in a democratic modern state. अब इन तीनों ऑर्गन के अपने अपने फंक्शन हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ मेकिंग का, जो लॉ बनाती है, जिसे हम इंडिया में देखते हैं कि पार्लियामेंट कोई बिल लेकर आई, कोई एक्ट पास किया, ये लेजिस्लेचर का काम है। एग्जीक्यूटिव का काम है उन लॉ, जो बनाए गए लॉ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई एक्ट को या बिल को या बजट जो पास किया गया, फाइनेंशियल बिल पास किया गया, उसको एग्जीक्यूट कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है। जुडिशरी जो 3rd ऑर्गन है, उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको ये बनाया गया कि जो सारे ऑर्गन्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं, सारे लॉ को ओबे कर रहे हैं। अगर कोई अथॉरिटी, कोई ऑर्गन लॉ को वायलेट करती है तो उसको पनिश करने के लिए बनाया गया। तो 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स समझ में आ गए आपको। तो आज जो हम समझ रहे हैं वो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किसका फंक्शन है? जुडिशरी का। अब इसमें रिव्यू क्या करती है, इस चीज़ को देखेंगे। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू में एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट और कीवर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा वो रहेगा चेक एंड बैलेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ पावर एक थ्योरी है, और सेपरेशन ऑफ पावर में ये है कि ये जो तीनों ऑर्गन है गवर्नमेंट के, इनके जो ज्यूरिडिक्शंस है, राइट, जो इनका काम करने का जो दायरा है ना, वो फिक्स्ड है। और ये तीनों ऑर्गन अपने अपने दायरे में काम करेंगे, दूसरे के डोमेन ज्यूरिडिक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। अब चेक एंड बैलेंसेस ये है कि ये जो तीनों ऑर्गन के अपने अपने डोमेन है वर्क करने के लिए, तो ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे पे सुपरविज़न भी रखें, नज़र बनाए रखें कि हाँ, जैसे जुडिशरी नज़र बनाएगी कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अपने डोमेन में काम कर रहे हैं कि नहीं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये तय करेंगे कि हाँ, ये एक दूसरे अपने डोमेन में काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे जुडिशरी किस मैकेनिज़्म और टूल्स का यूज़ करती है सुपरविज़न के लिए, वो है जुडिशियल रिव्यू। लेजिस्लेचर किस चीज़ का काम करती है कि हाँ, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम कर रहे हैं दायरे में नहीं, तो एग्जीक्यूटिव के लिए लेजिस्लेचर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन। जुडिशरी के लिए इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करते हैं तो। इन द सेम मैनर एग्जीक्यूटिव अपने सुपरविजन एंड चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हुई? तो अगर अब ये अंडरस्टैंडिंग हो गई तो जुडिशियल रिव्यू समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी के हाथ में एक वेपन होता है जिससे ये सुपरवाइज करती है कि जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है, वो जो एक्शन ले रहे हैं, जो डिसीज़न ले रहे हैं, वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि नहीं, या उनके फंक्शंस उनके डोमेन से बिलोंग करते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अपने दायरे से बाहर निकल कर ये काम कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो जुडिशियल रिव्यू किसके हाथ में वेपन आ गया? जुडिशरी के उसमें। अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो जुडिशियल रिव्यू को हमने इंडिया में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लाइन पे अडॉप्ट किया है। दो की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जुडिशियल रिव्यू टर्म मेंशन नहीं है। जुडिशियल रिव्यू एक जुडिशरी का इनोवेशन है, या जुडिशियल इनोवेशन है। हमारी जुडिशरी ने इसे इनोवेट किया है एज अ वेपन, एज अ मैकेनिज़्म, ताकि बेटर सुपरवाइज कर सके लेजिस्लेचर पर एंड एग्जीक्यूटिव पर, टू मेंटेन द चेक एंड बैलेंसेस। समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें होता क्या है?
ये समझ, मैं आपको सिंपलेस्ट वे पे समझाती हूँ कि इसमें होता क्या है, फिर मैं डिटेल में बताऊँगी आगे कि इसका मीनिंग एंड ऑल क्या है। सिंपलेस्ट वे में समझाऊँ तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जुडिशरी क्या करती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के किसी एक्शंस या डिसीजन को एक बार रिव्यू करती है। क्या रिव्यू करती है कि इन्होंने जो एक्शन और डिसीजन लिया है वो एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि नहीं। अगर है तो वेल एंड गुड, ठीक है, पास हो गया। अगर नहीं है तो क्या होता है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए जुडिशियल रिव्यू इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू के दौरान ये पाया गया कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई एक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविज़न के खिलाफ है, तो जुडिशरी क्या करेगी, उस लॉ या उस एक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। नल एंड वॉइड का मतलब है ये जो एक्शन या डिसीजन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए इसे यहीं पर रद्द किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो अब इससे आपको ये आइडिया लगा होगा कि जुडिशियल रिव्यू की जो इम्पोर्टेंस है अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो गॉट इट ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सिंपलेस्ट वे में समझ में आई। अब आप ये देखते हैं कि इसकी जो स्टार्टिंग होती है कैसे होती है, इसकी प्रैक्टिस कैसे शुरू होती है, राइट। अब भाई इनिशियल डेज़ में तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना, ये तो एकदम फॉलो हो रहा था बढ़िया अच्छे से। अपना जुडिशरी अपना काम कर रही थी, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही थी, लेजिस्लेचर अपना काम कर रही थी। जो ये चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल है ना, ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं था, राइट। तो क्योंकि ये था ना कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी वो इंटरफेयर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के मामले में। पर धीरे धीरे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती है इंडिया में, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो आप देखेंगे कि PIL का इनोवेशन होता है, लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सिंपली क्या हुआ था कि जो लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल है उसे थोड़ा सा लिबरल बनाया गया। क्या मतलब है इसका? लोकस स्टैंडी का मतलब होता था पहले, अब ये है कि जो पर्सन है जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, राइट, एग्रीव्ड पर्सन जिसे कहते हैं, कि जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वही जब कोर्ट पे जाएगा तभी जुडिशरी उसे जस्टिस देगी। मतलब उसे खुद जाना पड़ेगा जुडिशरी के पास जस्टिस के लिए। लेकिन जब PIL इंट्रोड्यूस किया गया तो इसके थ्रू एक मैकेनिज़्म डेवलप की गई कि भाई अब इस अग्रीव्ड पार्टी या जो विक्टिम है जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिहाफ में कोई पर्सन जाकर कंप्लेन कर सकता है और इस विक्टिम के लिए न्याय की डिमांड कर सकता है। तो एक थर्ड पार्टी की मैकेनिज़्म डेवलप होती है। समझ में आ गया कि लोकस स्टैंडी क्या है, PIL क्या है। अब ये क्यों ज़रूरी था? ज़रूरी इसलिए था कि इंडिया में आप देखोगे बहुत सारे पुअर पीपल्स हैं, राइट, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं या इलिटरेट पीपल्स हैं, जिसे ये कोर्ट कचहरी का मामला नहीं आता। हम अपनी आम भाषा में क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी से दूर रहना चाहिए। आपने शायद सुना होगा अपने आसपास। तो ये कोर्ट कचहरी का मामला बहुत ही मुश्किल काम होता है जो आम जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, खासकर उनके लिए, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता कि ये प्रोसीजर, ये मैकेनिज़्म काम कैसे करता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स फिल किए जाते हैं, कैसे इस प्रोसेस को हम परस्यू करें। तो यहाँ पर ज़रूरी था, तो फिर इस तरीके से तो उन्हें न्याय मिलेगा ही नहीं कभी। और जो पावरफुल पीपल्स थे वो अपनी पोजीशन और अथॉरिटी का फुल यूज़ करके क्या कर रहे थे, जो जस्टिस, जो न्याय, जो डिसीज़न था वो अपने फेवर में ले रहे थे। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सन A है, एक गांव से बिलोंग करता है, गरीब है, उसकी एक लैंड है, मान लीजिए ये उसकी ज़मीन है। अब किसी पर्सन B ने आकर इस पर कब्जा कर लिया। अब राइट टू प्रॉपर्टी के तहत ये पर्सन क्या करेगा, इसको तो मतलब आइडियली जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, वहाँ से डिसीज़न लेके इससे कब्जा हटवाए,
राइट। लेकिन ये इतना पावरफुल है कि इसने सेटिंग कर रखी है कोर्ट में और अपने फेवर में डिसीजन ले लेता है, और इससे कोर्ट कचहरी से इतना नॉलेज नहीं है और कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं है, ना ही इतने पैसे हैं कि कोई एडवोकेट को हायर कर ले। राइट। तो अब यहाँ पर मामला क्या होगा, क्या इसे कभी जस्टिस मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। तो लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग यही पर्सन मूव करे कोर्ट में तभी जस्टिस मिलेगा। लेकिन जब PIL इंट्रोड्यूस हुआ, सू मोटो केस इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल थोड़ा लिबरल बना। PIL के तहत एक पर्सन C है जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो A के बिहाफ में कोर्ट में जाकर कंप्लेन करेगा और कोई रिट दायर करेगा, फॉर एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी के लिए, और इसको न्याय दिलाएगा। तो ये हो गया PIL। सू मोटो का केस का क्या मतलब है कि जुडिशरी खुद इस पर एक्शन ले। जुडिशरी आगे आकर क्या करती है, इस मैटर्स को कंसीडर करती है और इसे जस्टिस दिलाती है। होप्स हो कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये एक्सप्लेन करने में मैं सक्सेसफुल रही होंगी और आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अब ये सिंपल, ये अब जब PIL एंड सू मोटो का जो कल्चर डेवलप हुआ धीरे धीरे, तो जुडिशियल रिव्यू का जो कल्चर है वो और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होता है। गेटिंग इट? तो क्योंकि अब कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मान लीजिए कोई एक्शन ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो कोई भी थर्ड पार्टी जाकर उनके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है PIL के थ्रू। आप देखते होंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ बहुत सारी PIL दर्ज कराई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो होप्स हो कि आज के बाद से इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे आप जब न्यूज़पेपर आएगा या डिस्कशन चल रहा होगा तो आप नज़र रखेंगे कि किस पर्सन ने PIL दायर कराया है गवर्नमेंट के खिलाफ, क्या केस है। गेटिंग? जब भी PIL नाम सुनना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो जुडिशियल रिव्यू का ये सिंपल सा मीनिंग है गाइस। इसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट बचते हैं जो हम ये देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से काम करता है। अब फिर मैं एक चीज़ यहाँ पर फोकस करना चाहूँगी कि अगर जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन आता है आपको, तो जब आंसर लिखोगे तो कभी भी ऐसे के रूप में नहीं लिखना, या किसी भी टॉपिक पे जब भी टॉपिक आपका कोई आता है, क्वेश्चन पूछा, आप आंसर लिख रहे हो, तो आप हमेशा उस आंसर को सब हेडिंग्स में ब्रेक करके लिखना। सब हेडिंग से ये फ़ायदा होता है कि जो इवैल्यूएट कर रहा है आपकी कॉपी, उसे ये पता चलता है अच्छा आपने इस क्वेश्चन के मल्टीपल डायमेंशन को एड्रेस किया है, राइट। नेक्स्ट आप सब हेडिंग यूज़ कर सकते हो कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो रहा है। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कि अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है तो जुडिशरी उसका जुडिशियल रिव्यू करती है। एग्जाम्पल के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए था, NJAC, जहाँ पर जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक NJAC एक कमीशन बनाया जाना था जिसमें एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर थे एंड जुडिशरी के भी मेंबर थे। तो जुडिशरी ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ये कहते हुए कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ये वायलेट कर रहा है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रोविज़न है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रोविज़न के कारण एग्जीक्यूटिव शामिल नहीं हो सकती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए। गेटिंग इट? डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रिव्यू होता है। देन जुडिशियल रिव्यू होता है किसका? लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट का, या स्टेट लेजिस्लेचर का, या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस का। ओके कि जो लॉ बिल ला रही है पार्लियामेंट, कोई लॉ बनाया है, उसका लेजिस्लेशन हो गया वो लॉ। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लॉ है जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, वेजेस को लेकर है, राइट, तो उससे रिलेटेड, या वुमेन सिक्योरिटी से कोई रिलेटेड है, तो अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस यूनियन या स्टेट या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा लिया गया, राइट, उसको रिव्यू करना। तो कैटेगरीज ऑफ जुडिशियल रिव्यू समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट सब हेडिंग क्या कर सकते हो? स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। भाई
कितना स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का, क्या हर एक चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, मतलब स्कोप क्या है, दायरा क्या है, जुरिडिक्शन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जैसे कि हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू लेजिस्लेटिव एक्शन का भी होता है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस का भी होता है, राइट। ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है 3 ग्राउंड्स पे, 3 मेजर ग्राउंड्स। पहला है अगर वो लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का, उसे वायलेट कर रहा हो तो। नेक्स्ट है अगर जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या लेजिस्लेशन का जो एक्शन है वो लिया गया है बट उस अथॉरिटी की ये पावर नहीं है, उस अथॉरिटी के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, राइट। तो इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अपने जो काम करने का दायरा है, डोमेन है, वो उसके लिए प्रॉपर प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए, राइट। जैसे मान लीजिए जजेस का अपॉइंट करने का ही है, तो जजेस को अपॉइंट करने का जो काम है वो जुडिशरी का है ना, जुडिशरी तय करती है कि कौन जजेस बनेगा, राइट। तो ये अगर इसमें एग्जीक्यूटिव अपने आप को शामिल कर ले, जैसे कि एनजेएसी के थ्रू, तो बट एनजेएसी के थ्रू भाई एग्जीक्यूटिव के दायरे में नहीं है जजेस को अपॉइंट करना, डिसीजन लेना कि कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा, फॉर एग्जांपल। इस तरीके से क्या हो गया, ये उसकी कॉम्पिटेंसी से बाहर आ गया। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है तो उसको देखना। जैसे कि आप देखेंगे कि जो एनजेएसी था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को वायलेट कर रहा था, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रोविज़न, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रोविज़न को वायलेट कर रहा था, जिसकी वजह से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो 3 इम्पॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप को दिखाते हैं। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू को मैं पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वीडियो मैं नहीं चाहती कि जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो और एक साथ सारे फैक्ट और कंसेप्ट को थोड़ा सा ना समराइज़ करना, समझ पाना टफ़ होगा। तो ज़रूरी है कि इसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 में समझें ताकि हमारे लिए ईजी हो चीज़ों को समझ पाना, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and see you in the next video. Bye bye, take care.